हेलो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सीटेट 2025 के लिए और आज का जो हमारा पेपर है ये है सीटेट 2024 का पेपर, जो कि दिसंबर में हुआ था। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। अब जो एग्ज़ाम है हो सकता है दिसंबर तक हो, तो हमें अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखनी है। यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर वन का हम पार्ट 1 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे। हम जो है किसी भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है? हम सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका सिलेबस देखते हैं। हमें सिलेबस देखना है सबसे पहले, उसके बाद हमें क्या करना है? सेकंड जो स्टेप हमारा है उसमें हमें देखने हैं PYQs। तो यही PYQs जो हैं आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और सिलेबस जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी क्लासेस हैं वो चैनल पर अपलोड हो रही हैं, उनको आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि पहला क्वेश्चन क्या है। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेलियर टू डैश। सो महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश। ठीक है, तो हमें आपको वीडियो को पॉज करना है और आंसर्स को ज़रूर लगाना है। आप भी देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने नहीं। सो हम ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले एबिलिटी एंड गुड लक एंड टास्क डिफ़िकल्टी, एबिलिटी एफर्ट एंड बैड लक, एबिलिटी गुड लक एंड लो एबिलिटी, एबिलिटी एफर्ट एंड। अब यहाँ पर हम ख़राब किस्मत कह रहे हैं। हम अपने जो एक्ट है, जो हमारे एक्शंस हैं, हम उनको फोकस नहीं कर रहे हैं। हम इन ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं? हम किस्मत को दोष देते रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि हमारी किस्मत ही ख़राब थी, तो उससे क्या होता है? हम अपने जो एक्शंस, हमारे जो हमने कर्म किए, उससे हम ध्यान जो है हमने हटा दिया। हमने किस पर डाल दिया? सब कुछ किस्मत पर डाल दिया। और ये नहीं देखा कि क्या हमने प्रयास किया था, क्या हमारे एफ़र्ट्स थे, क्या हमारी एबिलिटी थी, क्या हमारा, अगर हम फेल हुए हैं तो फेलियर का रीज़न क्या है? कि हमारे जो एफ़र्ट्स हैं उनमें कमी है। हमने जो कोशिश करी वो अपर्याप्त है, वो पूरी नहीं थी, वो संपूर्ण नहीं थी। फुल डेडिकेशन के साथ हमने जो कोशिश है वो नहीं की थी, इसीलिए हम क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा, कि हम जब भी हम लाइफ में सफल होते हैं तो हम सफलता का श्रेय किसको देते हैं? योग्यता और जो हमारी कोशिश है उसको देते हैं। और अगर हम असफल हो रहे हैं तो हम किस चीज़ को दोष देंगे? कि हमारे जो एफ़र्ट्स थे वो पूरे नहीं थे, हमने अपर्याप्त कोशिश करी है, इसीलिए आज हम असफल हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, Which of the following statement represents proximo-distal प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? अब यहाँ पर जो हमारा प्रॉक्सिमो-डिस्टल प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उसकी डिटेल वीडियो हमने डिस्कस की हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर 4। जो प्रॉक्सिमो-डिस्टल डेवलपमेंट होता है इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। सो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं, जो हमारा प्रॉक्सिमो-डिस्टल डेवलपमेंट है वो सेंटर से चलता है आउटवर्ड, केंद्र से बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम प्रॉक्सिमो-डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि पहले हमारा जो स्टमक और जो धड़ का पार्ट होता है वो डेवलप होता है, देन उसके बाद हमारे हैंड्स और देन जो हमारे फिंगर्स हैं उनमें डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है ये प्रॉक्सिमो-डिस्टल डेवलपमेंट होता है। और एक हमारा दूसरा जो डेवलपमेंट होता है वो रहता है हमारा सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, जो कि बच्चे के हेड से टो की तरफ चलता है। जो हेड से टो की तरफ डेवलपमेंट होगा उसको हम सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहेंगे। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर्स ज़रूर लगाने हैं कि आपके आंसर्स कितने सही हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल। क्या ये इसका आंसर होगा? देन दूसरा जो है वो आइडेंटिकल ट्विंस लिविंग इन डिफरेंट कल्चर्स कैन डेवलप इन डिफरेंट ट्रेट्स। चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीड्स इन थ्रेड। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू सिट अप बिफोर स्टैंडिंग। तो ये 4 ऑप्शंस को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। तो समीप दूराभिमुख जो हमारा सिद्धांत है वो क्या कहता है?
विकास जो है वो बहुदिशात्मक होता है, बहुआयामी होता है। क्या हम ये कहते हैं कि जो विकास है वो बहुदिशात्मक है? अब यहाँ पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने जो विकास देखा वो दो तरीके का देखा। एक तो हमने बोला कि जो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है वो हेड से लेकर टो की तरफ होता है। सिफेलो है तो सर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा डेवलपमेंट हमारा था प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसमें केंद्रीय भाग से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहाँ से जो डेवलपमेंट है बाहर की तरफ होता है। तो हमने ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा कि मल्टी डायरेक्शनल में डेवलपमेंट जो है वो होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, जहाँ पर हमें बोला है कि अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले जो हमशक्ल जुड़वा होते हैं वो अलग अलग दरों में विकसित होते हैं। ये एक बात सही हो सकती है, बट ये कहीं से भी प्रॉक्सिमोडिस्टल जो डेवलपमेंट है उसको उसकी व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम विकास की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हम अलग अलग संस्कृति या कल्चर या लोगों की बात हम नहीं करते हैं यहाँ पर। तो थर्ड ऑप्शन हमारा है, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चा गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है। ये थर्ड ऑप्शन है हमारा। और फोर्थ है कि बच्चों में खेलने खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। अब ये तो खड़ा होना और बैठना ये क्या है, एक क्रिया है कि बच्चा पहले बैठना सीखता है उसके बाद खड़ा होना सीखता है। देन अब यहाँ पर हम जहाँ पर हम स्किल्स की बात कर रहे हैं कि बच्चे के हाथ और उसकी जो फिंगर्स हैं, उंगलियाँ यूज़ हो रही हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा है जहाँ पर कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो बच्चा है इसमें मोती, पहले बच्चा क्या करता है कि जो बड़ी गेंद होती है उसको अपने हाथों से पकड़ रहा है, हाथ यूज़ कर रहा है वो अपने तो गेंद को पकड़ने के लिए। देन उसके बाद उसमें जो फाइन मोटर स्किल है, जो हमारे फिंगर्स हैं, बच्चे की जो उंगलियां हैं उनको यूज़ करके वो क्या कर रहा है, मोतियों को पिरो रहा है धागे में। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो पहले हाथ में हुआ, देन उसके बाद जो उसकी फिंगर्स थी उनमें डेवलपमेंट हुआ है। तो ये डायरेक्शन हमारी कहाँ की तरफ है, अंदर से बाहर की तरफ जो है वो चल रही है, केंद्रीय भाग से आउटर की तरफ जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है इस वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्व से बात करते हैं। तो वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से बात करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है? सबसे पहला है कि विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए, आत्म समृद्धिकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं और क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। तो यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो कहता है कि बच्चे इलॉजिकल होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो इलॉजिकल हैं, ये तो हम नहीं बोल सकते। कहीं पर भी हमें नेगेटिव स्टेटमेंट जब दिखती है तो वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर थर्ड ऑप्शन है कि वो आत्म केंद्रित होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं। ईगो सेंट्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किन्होंने दिया, वो हम पियाजे ने दिया था। थर्ड जो ऑप्शन, सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर कि जो वयस्क होते हैं वो उन्हें अनदेखा कर देते हैं, इसलिए वो खुद से बात करते हैं। ये कोई भी रीज़न नहीं है जो वाइगोत्स्की ने दिया। वाइगोत्स्की ने बोला था कि जो बच्चे हैं वो स्व आत्मनियमन के लिए, अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो है वो अपने आप से बात करते हैं। तो विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए बच्चे जो हैं वो स्वयं से बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड से भी हमारे आंसर्स जो हैं वो बन जाते हैं। और वाइगोत्स्की जो है उन्होंने क्या दिया था, सेल्फ रेगुलेशन कहा था, आत्मनियमन जो है शब्द उन्होंने यूज़ किया था। तो ये हमें वाइगोत्स्की से इसे याद रखना है। प्राइवेट स्पीच जो है उन्होंने दी थी। और जो हमारा ईगोसेंट्रिज्म है ये किन्होंने दिया था, ये पियाजे ने। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन गिवन हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार में, मस्तिष्क पक्षाघात में, स्वलीन क्रम विकार में या अधिगमात्मक विकलांगता में।
तो जो पहला ऑप्शन हमारा है वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको कि ADHD हम कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव जो है वो होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, अति क्रियाशील जो है बच्चे इसमें होते हैं। नेक्स्ट ये है सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसके आंसर को। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं, हमने एक मूवी देखी थी जो थी माय नेम इज़ खान, जिसमें कि जो शाहरुख खान होते हैं उनका जो कैरेक्टर होता है वो सफ़र करता है किससे, एस्पर्जर्स सिंड्रोम से, जहाँ पर उन्हें क्या दिक्कत होती है, किसी से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। तो एक सोशल जो होता है यहाँ पर जो व्यक्ति वो कम होता है, सोशल कम्युनिकेशन या सोशल गैदरिंग इन सब से वो क्या रहता है, दूर होता है। तो इसी को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो कहा जाता है। सो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो जाएगा, जहाँ पर कि बच्चे को क्या होती है, सोशल कम्युनिकेशन में, एक दूसरे व्यक्ति से बात करने में, इंटरेक्ट करने में क्या हो। टू वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा जो है एक एग्जांपल होगा स्कैफोल्डिंग का। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। तो स्कैफोल्डिंग को क्या कहा जाता है, आलंबन कहा जाता है। सबसे पहले हम जो स्कैफोल्डिंग वर्ड है इसको समझ लेते हैं, देन हम क्वेश्चन का आंसर जो है वो। अब जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने स्कैफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया, इसका मतलब होता है कि एक जो बच्चा होता है उसको हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो टेम्परेरी हेल्प होती है ये कौन देता है, जो MKO होता है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन जो होता है, वो जो है किसी बच्चे को एक टेम्परेरी हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। इसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और जो कॉन्सेप्ट है वो रहता है जिसको कहा जाता है ZPD, जो कि होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एक जोन होते हैं 3 तरह के। सबसे पहला तो वो काम जो बच्चा खुद कर सकता है, अलोन कर सकता है, और वो काम जो बच्चा किसी की हेल्प से कर सकता है, एंड वो काम जो बच्चा कर ही नहीं सकता, आउट ऑफ द रीच जो जोन है वो उसका रहता है, वो जिस काम को बच्चा कर नहीं सकता वो वाला रहेगा। और तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ZPD होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो बीच का पोर्शन है जहाँ पर बच्चा जो है वो काम जो किसी की हेल्प से कर सकता है उसी को ZPD कहा जाता है। जहाँ पर हम बच्चे को क्या करते हैं, हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, तो वही क्या रहता है, ZPD रहता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ये पहला ऑप्शन है हमारा। दूसरा है अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवाल के जवाब देने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। अब हमने स्कैफोल्डिंग पढ़ा कि जो स्कैफोल्डिंग होता है वहाँ पर क्या रहता है, जो MKO होता है, जो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन होता है, वो जो है एक बच्चे को क्या प्रोवाइड कराते हैं, हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, और वो एक टेम्परेरी हेल्प होती है जिससे कि बच्चा अपने काम को खुद से कर पाए उसके बाद। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इसी के अंदर ZPD भी था, जहाँ पर जो हेल्प, वो जोन जहाँ पर कि बच्चे को हेल्प जो है प्रोवाइड कराई जा रही है, तो वो हमारा ZPD था। अब यहाँ पर हम अगर फोर्थ ऑप्शन देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी कौशल का प्रदर्शन करना। अब हमने जो पढ़ा कि स्कैफोल्डिंग क्या है, उसमें हम हेल्प कर रहे हैं, हम कौशल का प्रदर्शन नहीं कर रहे और फिर बच्चे को खुद से काम करने को नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना। अब हम इसमें कोई भी पढ़ने का कार्य ऐसे नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं, फिर स्वतंत्र रूप से करने को कहना, ऐसा तो नहीं है। हमारा क्या मोटो है कि हम इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, टेम्पररी हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें सेकंड ऑप्शन में बोल रहे हैं कि अभिप्रेरणा देना, मोटिवेशन देना और एक रैंक जो है वो दे देना, बच्चे को ग्रेड देना। तो क्या हम इसमें ऐसा कह रहे हैं कि हम ग्रेड देते हैं बच्चे को, मोटिवेशन दे रहे हैं? नहीं। मोटिवेशन के रूप में क्या हम ग्रेड प्रोवाइड कराते हैं? नहीं।
अब फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। तो इसी में कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, इसमें सपोर्ट जो है वो बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं, हेल्प जो है बच्चे को देते हैं। हमने एक काम था उसको छोटे भागों में बांटा और फिर उसको हमने क्या किया, बच्चे को, जब बच्चे को सहायता की ज़रूरत है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट भी देते हैं बच्चे को या कोई काम भी देते हैं बच्चे को, क्लास में हमने दिया, तो हम देखते हैं कि कुछ काम उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो बच्चा खुद से कर लेता है, बट कुछ पोर्शन ऐसा रहता है जो बच्चा खुद से नहीं कर पाता है, उसको थोड़ी सी हेल्प जो है यहाँ पर चाहिए होती है। इस वाले पोर्शन में ये काम जो खुद से कर ले रहा है और ये काम जिसमें उसको थोड़ी क्या चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है आवश्यकता अनुसार, जब उसको नीड है हम उसको टेम्प्रेरी हेल्प जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वही हमारा क्या रहता है, स्कैफोल्डिंग का जो प्रोसेस है वो रहता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ZPDB बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में हमने जो 5 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया। अनदर वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसके उनको सॉल्व करेंगे, और हम इसी तरीके से डिटेल में जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट्स को हमें नोट करना है और फिर हमें उसे रिमाइंड कर बार बार जो है उसको याद करना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा ज़रूर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।